हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक चीज जो सारे के सारे क्लास 12th के बच्चों को परेशान करता है बिजनेस स्टडीज के अंदर, जो कि है केस स्टडीज। आपको पता है कि 50% पेपर जो है वो डायरेक्टली नहीं आके, चाहे वो 1 मार्कर हो, चाहे वो 3, 4 या 6 मार्कर क्वेश्चन हो, डायरेक्टली नहीं आके इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और तुम सबको प्रॉब्लम आती है। तो मैंने ठान ली है क्लास, ये मैं वर्ड्स दे रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, क्योंकि ये वन शॉट है और 1 से लेके 12 चैप्टर तक हर एक टॉपिक में जहां जहां पे केस स्टडीज बन सकते हैं, आपको उसे कैसे पहचानना है, वो सारे क्लीवर्ड्स, वो सारे कीवर्ड्स इस वीडियो के अंदर पूरा बताने वाला हूं। मैं पहले ही क्लास आपको डिस्क्लेमर देता हूं, वीडियो लंबी होगी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज छोटी करने के चक्कर में कुछ भी छूट जाए, क्योंकि 12 का 12 चैप्टर है, पूरा सिलेबस है। अब तुम्हारा एग्जाम है कुछ दिनों में, तो ये क्लास प्लीज मिस मत करना, एंड तक एक एक चीज लिखते रहना, अच्छे से समझते रहना। वीडियो के एंड में क्लास में आपको बता दूंगा कि आपको ये पीडीएफ कैसे मिलेगी, लेकिन सिर्फ पीडीएफ को लेने के चक्कर में मत रहना, पूरा का पूरा वीडियो देखना ताकि समझ सको कहां पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसका कैसे कैसे आंसर्स आपको लिखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले चैप्टर वाइज करेंगे। सबसे पहला है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इन चैप्टर 1। यहां से जो सबसे ज्यादा केस स्टडीज पूछे जाने के चांसेस होते हैं वो कोऑर्डिनेशन से होते हैं। तो कैसे पहचानना है एक करके सब बताऊंगा। सबसे पहले मैनेजमेंट, अगर कहीं किसी का आंसर मैनेजमेंट होना है तो एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है क्लास? प्रोसेस है। इंटेंजिबल फोर्स है क्लास मैनेजमेंट, अचीव करता है गोल को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो ऐसा लिखा रहेगा तो समझ जाना मैनेजमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है वो क्लास बाई चांस अचीव नहीं होते क्लास, वो जानबूझकर एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मैनेजमेंट। कभी भी इस स्टेटमेंट ऐसा लिखा रहेगा स्टेटमेंट और तुम्हें इसके हाईलाइट में कुछ कहना होगा, इसको प्रूफ करना होगा, तो तुम मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस लिखोगे जहां पे ये लिखा रहता है नॉट अचीव गोल बाय चांस बट अचीव थ्रू डेलिबरेट प्रोसेस। तो मैनेजमेंट क्या? प्रोसेस है। इफेक्टिवली मतलब काम को टाइम पे पूरा करना, कंप्लीशन ऑफ टास्क और अचीवमेंट ऑफ गोल ऑन टाइम, अचीविंग टारगेट। और एफिशिएंटली मतलब क्या है? लो कॉस्ट में पूरा करना, रिड्यूसिंग द ऑप्टिमम कॉस्ट, यानी कि क्लास कॉस्ट इफेक्टिव बनाना, क्लास एफिशिएंटली होता है, एफिशिएंट होता है। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अगर बोलेगा फीचर पहचानो कि इसमें कौन कौन से फीचर्स है मैनेजमेंट के, तो अगर कभी भी सेल्स टारगेट है 20%, मार्केट शेयर 80%, सेल्स रेवेन्यू इतने से बढ़ जाएगा, हमारा गोल इतने यूनिट को प्रोड्यूस करने का है, तो ये सब क्या है क्लास? एक गोल है। कंटिन्यूअस लाइन बाय लाइन चलता रहेगा मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस, तो ये नेवर एंडिंग है, ऑन गोइंग प्रोसेस है। ऑन गोइंग लिखा रहेगा, नेवर एंडिंग लिखा रहेगा, तो इसे क्या बोलता है? कंटिन्यूअस। ग्रुप एक्टिविटी रिप्लेस आई विथ वी, आई को वी से रिप्लेस करना, समझ जाना ये स्टेटमेंट अगर है केस स्टडी के अंदर तो ग्रुप एक्टिविटी है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉय एंड मैनेज अचीव द गोल, तो ये भी क्लास क्या है? ग्रुप एक्टिविटी का है। कोऑर्डिनेशन, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, रिमूव क्योस कंफ्यूजन, ईगो सेटिस्फेक्शन और सिंक्रोनाइजेशन, समझ जाना क्लास कोऑर्डिनेशन। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटी, ध्यान रखना, सिंक्रोनाइजेशन तो समझ जाना कोऑर्डिनेशन। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन है वो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। यूनिफिकेशन लिखा होगा। इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटी और एंड डिपार्टमेंट, तो ये जब दोनों बातें, ये सारी बातें जब लिखी रहेंगी तो समझ जाना कोऑर्डिनेशन। केस स्टडी में क्या होगा कि कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्योस हो रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, तालमेल नहीं बैठ पा रहा होगा, सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पा रहा होगा, समझ जाना क्लास किस चीज की कमी है? कोऑर्डिनेशन की कमी है। और कोऑर्डिनेशन क्या है क्लास? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर 3 ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की, सर्वाइवल। तुम कैसे पहचानोगे कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है? सर्वाइवल है, प्रॉफिट है, ग्रोथ है। सर्वाइवल मतलब क्या है? रिमेन द मार्केट, कट थ्रोट कंपटीशन, मार्केट में टिके रहना है, सिर्फ अपनी कॉस्ट को कवर करना है, ओनली कॉस्ट कवर करना है। 100 रुपये मेरे खर्च हुए तो भैया 100 रुपये तो मुझे मिल जाए, तो उसको बोलते हैं क्लास सर्वाइवल। प्रॉफिट का मतलब आप अर्निंग कमा रहे हो, ग्रोथ का मतलब नए नए ब्रांचेस कमा रहे हो, न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट आप ऐड कर रहे हो, स्केल ऑफ ऑपरेशंस बढ़ा रहे हो, एक्सपेंशन कर रहे हो बिजनेस का, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो, एक चीज बनाते थे अब 4 चीज बना रहे हो, तो ये क्या है क्लास? आपका ग्रोथ। ये दिखाता है क्या? आप ग्रोथ कर रहे हो। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्लास कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो समाज के हित में, आप आम जनता के हित में बात कर रहे हो, क्लास एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हो, पॉल्यूशन नहीं कर रहे क्लास, है ना, रीयूज रिसाइकिल कर रहे हो, तो वो सोशल ऑब्जेक्टिव है। नौकरियां दे रहे हो, ऐसे इंडायरेक्टली समझ जाओगे आप, जो वीकर सेक्शन है उनको नौकरियां दे रहे हो, ये सब सोशल है। पर्सनल के अंदर क्या है क्लास? आप अपनी सैलरी की बात करोगे, एम्प्लॉय रेस्पेक्ट की, रिकग्निशन की, अच्छी सैलरी की बात करोगे क्लास। ओपनिंग क्रच, क्रच ओपन करना, यानी कि क्रच वो बेसिकली जहाँ छोटे बच्चे जो है वो खेलते हैं वहाँ पे, कंपनी में ही माता अपने बच्चों को ले जाती है, वो वहाँ खेलते रहते हैं। स्कूल फॉर चिल्ड्रन, स्कूल खोलना, एम्प्लॉय, ध्यान रखना क्लास, स्कूल बच्चों के लिए, स्कूल अपने जो एम्प्लॉय के बच्चों के लिए स्कूल खुलवाना तो ये कोई जनहित का काम नहीं है, सोशल नहीं है, पर्सनल है भैया। तुम अपने एम्प्लॉय को फायदे दे रहे हो, हर किसी को थोड़ी फायदे दे रहे हो। क्रच खुलवाना छोटे बच्चों के लिए, तो भैया ये इसमें बच्चे सोशल लिख देते हैं, नहीं भैया ये सोशल नहीं है, आप अपने एम्प्लॉय के लिए भलाई का काम कर रहे हो ना, आम जनता के लिए थोड़ी कर रहे हो, तो ये आपका पर्सनल है।
नेक्स्ट है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट साइंस, जब भी साइंस की बात होगी लॉजिक होगा, ऑब्जेक्टिविटी आएगी क्लास, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा, बुक्स तो हर जगह ही है, स्टडी मटेरियल जो है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ये हर जगह है। लेकिन क्लास यहाँ पे क्या होता है, क्लास यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल है, हर जगह हमेशा लागू होता है। आर्ट में प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, ये चीज़ें दिखेंगी क्लास, तो समझ जाना क्लास अपना खुद का क्रिएटिविटी लगाना है ना, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, तो ये सब क्या दिखेगा क्लास आपको, आर्ट। मैनेजमेंट प्योर आर्ट है और आर्ट साइंस दोनों है, बट प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन में क्लास कोई एमबीए की डिग्री होगा, विदेश में जा रहा है पढ़ने के लिए, एमबीए वगैरह की डिग्री करने के लिए, सब तुम्हें क्लास हजारों केस स्टडी की नॉलेज दिमाग में रख के ये वीडियो बनाई गई है क्लास, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट पिक किया गया है बुक से, ताकि क्लास आप पहचान सको कि कहाँ पे क्या क्या केस स्टडीज, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे कोई भी अदर बुक हो, क्लास वहाँ से आप बना सकते हो। कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन से आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा, ऐसा लिखा रहेगा, तो समझ जाना क्लास वो कौन सा नेचर है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। और यहाँ पे जो मोटो होता है क्लास वो क्या होता है, सर्विस मोटिव, इसकी स्टडी देख के पहचान सकते हो। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, टॉप लेवल की बात करें क्लास, जो कंट्रोल करता है ऑर्गेनाइजेशन को, क्वेश्चन पूछेगा इनका ये काम है, बताओ कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में है ये। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या काम करता है, कंट्रोल करता है ऑर्गेनाइजेशन को, वेलफेयर, ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर, इमेज ऑफ द कंपनी, कंपनी की इमेज बनाएगा, पब्लिक रिलेशन करेगा, मोर फोकस ऑन प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग, हर चीज अरेंज करेगा, सीईओ, सीएफओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जीएम, डायरेक्टर, चेयरमैन, सब टॉप लेवल। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है क्लास, कोई भी डिपार्टमेंट हेड, यूनिट हेड, डिविजनल हेड, प्लांट हेड, ब्रांच हेड, एनी हेड, कोई भी हेड होना भैया वो मिडिल है। ऑल मैनेजर एक्सेप्ट जनरल मैनेजर, सारे मैनेजर भी क्या होते हैं क्लास, मिडिल लेवल, लेकिन जीएम नहीं होता, जीएम जो है टॉप लेवल का होता है। रिक्रूटमेंट का काम करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सुपरवाइजरी लेवल फर्स्ट लाइन मैनेजर बोलते हैं, ऑपरेशन लेवल भी बोलते हैं इसको, ये वर्कर से कनेक्ट रहते हैं क्लास, सुपरिटेंडेंट हो गया, सुपरवाइजर हो गया क्लास, वो वर्कर की सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, वर्कर से कनेक्ट रहते हैं। ये लिखा हुआ आएगा तो क्लास आप क्या करोगे, सुपरवाइजरी लेवल, ठीक है, सुपरवाइजरी लेवल। अगला है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं, इसके अंदर क्या क्या है, सबसे पहली बात, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फीचर्स है वो क्या है क्लास, पर्वेसिव है, हर जगह हर बिजनेस में अप्लाई होता है, छोटे बड़े, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबल, हर जगह, हम भी घर में यूज करते हैं, हम भी वर्क को, टोटल वर्क को छोटे छोटे पार्ट में बांटते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। जनरल गाइडलाइंस है क्लास, रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, तो किसी स्टेटमेंट में लिखा अगर आता है, चाहे 1 मार्कर हो, 3 4 6, कि रेडीमेड सॉल्यूशन ऑफर नहीं करता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो कौन सा फीचर है प्रिंसिपल का, जनरल गाइडलाइंस, ठीक है। इवोल्यूशनरी है, यानी क्लास ये रातों रात नहीं बनाए जाते, डीप ऑब्जर्वेशन करके बनाए जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, इट कैन बी चेंज एंड मॉडिफाइड, आप ध्यान रखना उसको चेंज किया जा सकता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके लगाया जा सकता है, तो ये कौन सा फीचर कहता है, फ्लेक्सिबिलिटी। क्वेश्चन कह सकता है कि बताओ कौन कौन से फीचर से, लाइन को कोट करके हाईलाइट करके तब ऐसा करना है। एम्प्लॉय के बिहेवियर को ये चेंज करता है क्लास, तो यानी बिहेवियरल नेचर है। कंटिंजेंट, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन पे प्रिंसिपल का एप्लीकेशन अलग अलग तरीके से होगा, ये कौन सा फीचर कहता है, कंटिंजेंट। नेक्स्ट है क्लास, बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, लाइक 14 प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फेयोल के। तो सबसे पहला अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे पहचानोगे, मैच, पैरिटी, इक्विटी, बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी, अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिविंग अथॉरिटी मैचिंग टू टारगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, एलोकेशन ऑफ अथॉरिटी एज पर वर्क, जितना काम दिया है उस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब ऐसी बातें लिखी होंगी केस स्टडीज के अंदर, समझ जाना है कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहा है क्लास, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसिप्लिन, जब भी क्लास ये होगा कि एम्प्लॉयर ने कोई वादा किया उसको नहीं निभाया, ठीक है, उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। एम्प्लॉयर अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहा, रूल रेगुलेशन की बात आएगी, पेनल्टी लगाने की बात आएगी, कोड ऑफ कंडक्ट की बात आएगी, तो ये समझ जाना क्लास क्या है, डिसिप्लिन है। यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस, एक ही बॉस से कमांड लेना है, अलग अलग बॉस से कमांड लोगे तो वर्कर कंफ्यूज हो जाएगा और किसी का कमांड नहीं करेगा। केस स्टडी में कैसा बोलेगा कि इसको इसने ये बोला ये वाला काम करो, फिर दूसरे मैनेजर ने बोला ये वाला काम करो, फिर तीसरे मैनेजर ने बोला ये वाला काम करो, तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन हेड वन प्लान, ध्यान रखना क्लास, वन हेड वन प्लान होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी क्लास में ओवरलैपिंग नहीं होता इसके अंदर क्लास, रिमूवल ऑफ ओवरलैपिंग। ध्यान रखना कौन सा प्रिंसिपल है जो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी को रिमूव करता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पे यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट, सबके एफर्ट को एक ही दिशा में लेके जाया जाता है, एफर्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन गोल। जब ऐसी बातें लिखी रहेगी तो समझ जाना क्लास ये वन हेड वन प्लान यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात कर रहा है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, क्वेश्चन कहेगा आपको कि आपको लालच दिया गया और आपसे कंपनी के अगेंस्ट कोई काम करवाया गया, आपको घूस दिया गया और बोला कि भाई सरकार को नुकसान पहुंचाओ, आपने ये काम किया, इसका मतलब आप अपने हित के लिए काम कर रहे हो, कंपनी के हित के लिए काम नहीं कर रहे, तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सरकारी नौकरियां में लोगों के पास बहुत मौका होता है, मान लो मुझे एक फ्लाईओवर बनवाना है, मैं सरकारी इंजीनियर हूँ, तो ये फ्लाईओवर का माल कोई दे रहा है 5 करोड़ में, मेरा भाई दे रहा है 6 करोड़ में, मैं अपने भाई से खरीदूंगा माल, 6 करोड़ में दे रहा है, मेरे भाई को फायदा पहुंचा
रहा हूँ लेकिन सरकार को घाटा पहुंचा रहा हूँ। कौन सा प्रिंसिपल है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इंटरेस्ट। मेरे घर पे एक मीटिंग है मेरे गाँव में, लेकिन आज मेरे गाँव में एक फंक्शन है, लेकिन कंपनी की मीटिंग है, फंक्शन छोड़ो मीटिंग में जाओ। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइल टेकिंग डिसीजन मैनेजर मस्ट गिव प्रायोरिटी टू बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नॉट द बेनिफिट ऑफ पर्सनल बेनिफिट। एम्प्लॉय शुड हैव शो एग्जाम्पलरी, जहाँ पे आएगा ना एम्प्लॉय को शो करना है एग्जाम्पलरी बिहेवियर, कुछ भी गलत से बचना है। बड़े बड़े लोग घूस देने की कोशिश करेंगे, बड़े बड़े लोग हमको, लेकिन हमको बचना है। ट्राई टू अचीव पर्सनल गोल विद ऑर्गेनाइजेशन गोल, नॉट बाई सेक्रीफाइसिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑर्गेनाइजेशन गोल को सेक्रीफाइस नहीं करना, पर्सनल गोल को सेक्रीफाइस करना है ना। मैनेजर शुड नॉट अनफेयर डिसीजन, कोई भी अनफेयर डिसीजन लेना, ब्राइब रिश्वत नहीं लेना आपने, ठीक है। और एम्प्लॉय मस्ट सेक्रीफाइस देयर लीव और अटेंड फैमिली फंक्शंस। जब ऐसी भाषा लिखी रहेगी ना तो समझ जाना क्लास अपनी फैमिली फंक्शन को छोड़ रहा है कंपनी के लिए, यानी कि वो क्या कर रहा है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। रेम्युनरेशन टू पर्सन में अच्छी सैलरी दी जाए, कॉम्पिटेटिव सैलरी दी जाए क्लास, और विच इंक्रीज द प्रॉफिट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंक्रीज इन एम्प्लॉय सैलरी एंड वेजेस ऑल्सो। मैच विथ साइंटिफिक प्रिंसिपल, ये कौन से प्रिंसिपल से मैच करता है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ध्यान रखना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कभी बोलता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, या कुछ नहीं बोल रहा, खाली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोल रहा है, तो आपने नॉर्मल हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल बताने हैं। लेकिन क्वेश्चन कहता है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो आपने टेलर के प्रिंसिपल के बारे में बात करनी है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। फर्म की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फर्म पे करेगी, तो ये कौन सा है क्लास? रेम्युनरेशन टू पर्सन। अच्छी सैलरी दो ताकि क्लास वो हाइक आए, तो दिस इज कॉल्ड रेम्युनरेशन टू पर्सन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, की डिसीजन शुड बी टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट। ध्यान रखना क्लास, जो भी इंपोर्टेंट डिसीजन है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट खुद अपने पास रखेगा, दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? जब अथॉरिटी का इवनली और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। वर्किंग मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ठीक है, जब ऊपर से नीचे लेवल पे अथॉरिटी को बांट देते हैं, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। टॉप लेवल अपने हाथ में कुछ रखता है, सेंट्रलाइजेशन दोनों को बराबर बराबर रखना है। स्केलर चेन की बात करें क्लास, ध्यान रखना लाइन ऑफ अथॉरिटी, जब भी क्लास क्वेश्चन बोलेगा इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए हायरार्की का फॉलो किया जा रहा है, हायरार्की फॉलो की जा रही है, या फिर कोई लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो की जा रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। और क्लास रिपोर्ट टू योर इमीडिएट बॉस, होता है ना कि आप भैया अपने बॉस को रिपोर्ट करो, वो अपने बॉस को, वो अपने बॉस को, इस तरीके से क्लास ऑर्डर आता है, दिस इज कॉल्ड स्केलर चेन। शॉर्टकट को बोलते हैं गैंग प्लैंग। इक्विटी बहुत ही सिंपल है, जहाँ पे किसी प्रकार का जेंडर बेसिस पे या फिर कम्युनिटी के बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं किया जाता, रूल्स आर सेम फॉर ऑल, तो उसको बोलते हैं क्लास प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। लेकिन ये एक प्रिंसिपल है जिसके क्लास ये विपरीत जाता है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये कहता है कि अलग अलग वेज रेट दो अलग अलग एम्प्लॉय को, ये कहता है इक्विटी रखो, ये कहता है अलग अलग दो, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है? डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, टेलर की टेक्निक है एक, उसका क्लास ये अपोजिट है। तो कहते हैं कोई भी क्लास आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है, सेम पॉलिसी सेम रूल रेगुलेशन फॉर ऑल एम्प्लॉय, नो डिस्क्रिमिनेशन विद एम्प्लॉय। तो जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा क्लास कास्ट, क्रीड और जेंडर, किसी भी बेसिस पे क्लास डिफरेंशिएट हो रहा है, तो कौन सा प्रिंसिपल है? क्लास इक्विटी। और ये लाइन बहुत ज्यादा लिखी जाती है, जस्ट फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट, फेयर ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट, काइंड ट्रीटमेंट विद एम्प्लॉय, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, एम्प्लॉय को लंबे समय तक रोक के रखना है, तो यहाँ क्या वर्ड लिखा रहेगा? नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर टर्मिनेशन, गिविंग मिनिमम टाइम टू एम्प्लॉय सेटल डाउन। फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर किया जा रहा होगा किसी एम्प्लॉय का, जब ये कहानी बन रही होगी फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर कर दिया, तो कौन सा प्रिंसिपल है क्लास? या निकाल दिया, कौन सा प्रिंसिपल वायलेट कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पर्सनल। जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। इनिशिएटिव की बात करें क्लास, इनिशिएटिव जो है ये साइंटिफिक में जो है वो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल, साइंटिफिक प्रिंसिपल में ये सेम चीज़ है क्लास, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, दोनों में बिल्कुल सेम सेम बातें हैं। यहाँ भी क्लास एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है, उसकी स्पिरिट को हाई रखी जाती है, एम्प्लॉय को इनकरेज किया जाता है, उनके सजेशन को वेलकम किया जाता है। फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, एम्प्लॉय के अंदर एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग, एक भावना जगाई जाती है, जैसा लगता है क्लास कि हम कंपनी का हिस्सा हैं, उनके सजेशन को वेलकम किया जाता है, दिस इज कॉल्ड क्लास प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। एस्पिरिट डी कॉप्स हमेशा कहेगा टीम वर्क के बारे में, टीम स्पिरिट इज मोर देन इंडिविजुअल स्पिरिट, ये आई को वी से रिप्लेस करेगा। क्लास मूवी चक दे इंडिया में भी क्लास इसी टीम स्पिरिट को दिखाया गया, अगर आपने मूवी देखी हो और मूवी चक दे इंडिया के नाम से कोई केस स्टडी भी आएगा तो आपने ये लिखना है, फॉलोइंग प्रिंसिपल यूनाइटेड विद स्टैंड डिवाइड वी फॉल। देखो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल, अगर हम बट गए तो क्लास हम गिर जाएंगे। वर्क विद टीम स्पिरिट, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है, इस तरीके से अगर भाषा लिखी रहती है समझ जाना वो कौन सा प्रिंसिपल है, एस्पिरिट डी कॉप्स, ठीक है, कुछ भी नहीं
छोड़ रहा हूँ, सब कुछ अच्छे से करा रहा हूँ, तसल्ली से बैठ के देखना है। पूरा सिलेबस का रिवीजन कम से कम 40-45 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब की बात करें क्लास, यूज ऑफ साइंस इन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एलिमेंट। जब भी क्वेश्चन बोलेगा कि हर एलिमेंट में साइंस का इन्वॉल्वमेंट रखना है, मैनेजर के एक्सपीरियंस से, उसके इंस्टीट्यूशन से, उसके क्लास उसकी इच्छा से कुछ भी काम नहीं होगा। हर चीज़ जो है साइंस, यानी कि वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी और दिस मेथड कुड बी डेवलप बाय स्टडी एंड एनालिसिस नॉट रूल ऑफ थंब। स्टडी और एनालिसिस यानी साइंस के थ्रू। जब ऐसा वन बेस्ट मेथड लिखा रहेगा, साइंस का एलिमेंट आपको लगाना है, बेस्ड ऑन हिज कोई भी क्लास मैनेजर को डिसीजन नहीं लेना अपनी इच्छा से, अपने विल से, अपने एक्सपर्टाइज से, तो समझ जाना वो कौन सा प्रिंसिपल है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। और ये एफ.डब्ल्यू. टेलर का साइंटिफिक प्रिंसिपल है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या कहता है क्लास, मैनेजर शुड शेयर गेन। जब भी यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है हार्मनी में और कोऑपरेशन में, अच्छे समझ लेना। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में बहुत कंफ्यूजन होता है, अच्छे समझना। मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन ऑफ कंपनी विद वर्कर्स। मैनेजमेंट अपने गेन को वर्कर के साथ शेयर करता है। वर्कर शुड वर्क हार्ड एंड विलिंग टू एक्सेप्ट द चेंज फॉर गुड ऑफ द कंपनी। यानी क्लास कंपनी की अच्छाई के लिए क्लास काम करना चाहिए और जो भी चेंज है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। इंटरेस्ट ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट इज सेम। जहाँ पे वर्कर का और इंटरेस्ट का, मैनेजमेंट इंटरेस्ट सेम है। मैनेजमेंट चाहता है ज्यादा काम कराना, वर्कर चाहता है ज्यादा पैसे कमाना, तो वर्कर ज्यादा काम करके ज्यादा पैसे कमा सकता है, मैनेजर ज्यादा पैसे देके ज्यादा काम करा सकता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, दोनों बीच नेगेटिव एटीट्यूड क्यों डेवलप होता है फिर। प्रोस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयर कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम अनलेस इट इज कंबाइंड बाई प्रोस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉय। बिना एम्प्लॉय का भला किए हुए एम्प्लॉयर का भला भी नहीं हो सकता। वर्कर निकल जाएंगे तो काम किससे करवाओगे। इसको ठीक करने के लिए मेंटल रेवोल्यूशन किया जाता है, यूनिफिकेशन, हार्मनी, इंटीग्रेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट और मैचिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। तो ये किस प्रिंसिपल को मैच करता है, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन टू पर्सन, जो फेवल का था। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। सबसे पहली बात, ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है। यहाँ पे क्लास सजेशन को वेलकम किया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है एम्प्लॉय को सजेशन देने के लिए। क्लास ओपन कम्युनिकेशन, नो नीड फॉर इवन ट्रेड यूनियन। क्लास कोई ट्रेड यूनियन जरूरत नहीं, वर्कर सपोर्ट करते हैं। पैटर्निस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेज, जापान में जो क्लास पैटर्निस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब एम्प्लॉय को एक तरीके से एक फैमिली मेंबर की तरह माना जाता है जापान में, वो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म है। और क्लास इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर मैनेजमेंट। वर्कर और मैनेजमेंट दोनों में इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क है। मैनेजमेंट शुड वर्क साइड बाय साइड विद वर्कर। तो ये सारी बातें लिखी रहेंगी तो समझ जाना ये कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म है। यहाँ पे वर्कर को काम देने से पहले कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, वर्कर के सजेशन को वेलकम किया जाता है, इसको बोलते हैं कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। फंक्शनल फॉरमैनशिप की बात करें, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड पर्सन। देखो फंक्शनल फॉरमैनशिप में 8 एक्सपर्ट्स लिए जाते हैं, 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट में और 4 क्लास वर्किंग यानी ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के अंदर। अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड पर्सन, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन, दोनों को सेपरेट किया जाता है बेस्ड ऑन एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ये कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है क्लास, फंक्शन ऑफ फंक्शनल फॉरमैनशिप, एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ये वॉयलेट करता है एक प्रिंसिपल, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। ये क्या कहता है, यूनिटी ऑफ कमांड, एक का एक बॉस होना चाहिए। यहाँ पे 8 बॉस है, 4 प्लानिंग, 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन वो कैसे पहचानोगे, बोलेगा कौन सा प्रिंसिपल है, ध्यान रखना ये क्लास प्रिंसिपल जो है वो आपको पहचाने, चारों प्रिंसिपल है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, फंक्शनल फॉरमैनशिप और स्टैंडर्डाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। यूनिफॉर्मिटी एंड सेटिंग अ क्वालिटी स्टैंडर्ड फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से लेकर आप अपना एक स्टैंडर्ड डिसाइड करोगे, कौन सा माल आप बनाते हो, कौन सा रॉ मटेरियल मंगाते हो, कैसा प्रोडक्ट बनाते हो, आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। अलाउ इंटरचेंजेबिलिटी, जहाँ पे आ जाएगा ना अलाउज इंटरचेंजेबिलिटी, ये वर्ड समझना पड़ेगा आपको, एक दिन देना पड़ेगा पूरी केस स्टडी पे, यकीन मानो 40 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके केस स्टडी से। बाकी 40 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं वो भी प्रैक्टिस कराऊंगा। द रिड्यूस अननेसेसरी लाइन ऑफ प्रोडक्ट, अननेसेसरी लाइन ऑफ प्रोडक्ट को क्या करते हैं क्लास, ये रिड्यूस कर देते हैं। फैटिक स्टडी की बात करें, जैसे बेमतलब का प्रोडक्ट बना रहे हैं अलग अलग कलर में, अलग अलग वेरिएंट में, इतने मत बनाओ यार, बहुत सारे प्रोडक्ट मत बनाओ, थोड़े से बनाओ, 3 4 5 बनाओ, लेकिन अच्छे से बनाओ जो ज़्यादा बिके। फैटिक स्टडी के अंदर टाइम ऑफ रेस्ट इंटरवल, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल फाइंड आउट किया जाता है। वर्कर एक टाइम के बाद थक जाता है काम करते करते, उसको रेस्ट देना है, कितनी बार देना है और कितने कितने गैप का देना है, वो सब यहाँ फाइंड आउट किया जाता है। मेथड स्टडी, जब भी क्लास होगा आंसर, यानी ये टेक्निक है, बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब, वन बेस्ट मेथड लिखा रहेगा केस स्टडी में, बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब, सिलेक्शन ऑफ मेथड which minimize the cost and maximize the quality and satisfaction of customer, devising the concept of assembly, जहाँ पे assembly line का concept है, assembly line का concept, एक बनाएगा दूसरे को देगा, दूसरा बनाएगा तीसरे को देगा, हर कोई कुछ ना कुछ उसमें ऐड ऑन करते चले जाएगा प्रोडक्ट में, उसको बोलते हैं मेथड स्टडी। टाइम स्टडी क्लास ये होता है, यहाँ पे देखना ये क्वेश्चन आता है कई बार, टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म अ जॉब, ये जॉब कितनी देर में होगा, कितने वर्कर, ध्यान, टू सेट स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर, कितने वर्कर की जरूरत है, ये भी टाइम स्टडी के अंदर आता है कि कितने वर्कर, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉय, कितने वर्कर की जरूरत है, कैसे पता चलता है, टाइम स्टडी से, राइट।
नेक्स्ट है मोशन स्टडी, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव एम्प्लॉइज या प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट के लिए क्या आता है मोशन स्टडी, एलिमिनेट करने के लिए अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। ऐसा केस स्टडी बोलेगा कुछ वर्कर्स ऐसा मूवमेंट कर रहे थे जो अनप्रोडक्टिव था, उसको हटा दिया, तो इसको कौन सा मेथड है क्लास, कौन सा टेक्निक है, मोशन स्टडी। अगला है डिजाइन द इक्विपमेंट्स टूल फर्नीचर विथ मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। तो क्लास आपने ऐसा इक्विपमेंट बनाना है, ऐसा डिजाइन बनाना है अपने मशीन का ताकि एम्प्लॉय को रॉ मटेरियल के लिए या फिर एम्प्लॉय को उसके टूल के लिए अलग अलग भागना ना पड़े, सब कुछ उसके हाथ में ही हो ताकि वो काम अच्छे से कर सके, उसका समय बचे। डिफरेंशियल पीस विजिट सिस्टम स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर, ध्यान रखना ये एक ऐसा टेक्निक है जो स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर। एफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट वर्कर के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए ये क्लास टेलर लेके आए थे। ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को वायलेट करता है। मेंटल रेवोल्यूशन क्या करता है, चेंज इन आउटलुक ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों के बीच का जो नजरिया है वो बदलता है, राइट। कौन क्लास, मेंटल रेवोल्यूशन। बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर से क्वेश्चन बनना ही बनना है क्लास, भले ही एमसीक्यू में बने। स्पेसिफिक और जनरल, स्पेसिफिक फोर्सेस कौन कौन से होते हैं पता है ना क्लास, आपके कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, या आपके स्पेसिफिक फोर्सेस जो आपके बिजनेस को ही अफेक्ट करेंगे डायरेक्टली। लेकिन जनरल फोर्सेस मतलब टेक्नोलॉजिकल, लीगल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, वो क्लास सबके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। मेरा कस्टमर मुझे नुकसान पहुंचाएगा, मेरी इंडस्ट्री में सबको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इंटर रिलेशन कैसे पता चलेगा, इंटर रिलेशनशिप है। ऑल कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट। वेस्टर्न कल्चर अगर आता है तो फास्ट फूड का प्रमोशन होगा, लोग ज़्यादा खाएंगे। फिटनेस की बात होती है कंट्री में तो योगा, जिम, इन सब में क्लास प्रमोशन आता है। तो जब ये चीज़ होती है कि एक एक स्वभाव से दूसरे बिजनेस को इंपैक्ट पड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड इंटरलेशन। अनसर्टेनिटी कैसे पता चलेगा, नो वन कैन प्रिडिक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट 100% एक्यूरेटली। तो जहाँ पे आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो वो है अनसर्टेनिटी। डायनामिक मतलब क्या है, कंडीशन इन बिजनेस कीप ऑन चेंजिंग, तो डायनामिक है। कॉम्प्लेक्स की बात करें तो आप ये नहीं समझ पा रहे कि उसका इंपैक्ट, उसका असर मेरे बिजनेस पे क्या पड़ेगा। कोई छोटा मोटा चेंज आया है, मेरे बिजनेस पे कितना असर पड़ेगा, कोई बड़ा चेंज आया मेरे बिजनेस पे कितना असर पड़ेगा, दैट इज कॉम्प्लेक्स। रिलेटिविटी, सेम कंडीशन हैज डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट बिजनेस, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट। जहाँ पे कंट्री बदल जाएगी, स्टेट बदल जाएगा, लोकेशन बदल जाएगा, वो समझ जाना क्लास रिलेटिविटी है। तो मैं आप सब लोगों से एक ही सजेशन, मतलब एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अपनी बुक से प्लीज़ इन पॉइंट्स को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि क्लास यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। अब छोटा बन सकता है, बड़ा भी। तुम कैसे पहचानोगे कौन सा इन्वायरमेंट है, कौन सा डायमेंशन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। जहाँ आपको पहचानना होता है कौन सा डायमेंशन ऑफ इन्वायरमेंट, तो चेंज इन टैक्सेस, टैक्सेस में चेंज आ रहा है, चेंज इन इंटरेस्ट रेट हो रहा है, चेंज इन इनकम सेविंग इन्वेस्टमेंट, चेंज इन वैल्यू ऑफ रुपी, चेंज इन इन्फ्लेशन रेट, या फिर क्लास मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, ये सारी की सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो इसको क्लास हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अगला है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट कैसे पता चलेगा, चेंज इन टेस्ट, फैशन, चेंज इन सोशल ट्रेंड, इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन, कस्टम, ट्रेडिशन, कौन से वैल्यू फॉलो किया जाता है, वुमेन का इन्वॉल्वमेंट कितना है, वुमेन का इन्वॉल्वमेंट, लोगों की इनकम कैसी है, लोगों की इनकम, नेशनल इनकम तो इकोनॉमिकल आ जाएगा। सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, सेलिब्रेशन ऑफ वेरियस फेस्टिवल्स हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, चेंज इन एजुकेशनल लिटरेसी रेट। जब ये सारी बातें क्लास आएंगी, त्यौहार का मौका है, कोई फेस्टिवल है, वो सब सोशल है। पॉलिटिकल में गवर्नमेंट, फॉरेन रिलेशन, गवर्नमेंट, स्वच्छ भारत अभियान, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई डिसीजन लिया गया है, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट है ना जो अभी सत्ता में है, जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन पॉलिटिकल ऑफ अ कंट्री, पॉलिटिकल चेंज इंप्लीमेंट बाय डिफरेंट गवर्नमेंट, एजेंडा ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, हर पार्टी का अलग अलग एजेंडा होता है, आपको पता है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है ना, रूलिंग पार्टी की प्रैक्टिस क्या है, रिलेशनशिप ऑफ कंट्री विद फॉरेन कंट्री का रिलेशनशिप, या जो बाहर से ब्यूरोक्रेट्स, बाहर से जो कंपनी आ रही है, रेड टेपिज्म हो रहा है, ध्यान रखना, रेड टेपिज्म, घूस ले रहे हैं जो, ठीक है, रेड टपिज्म हो रहा है कि भाई घूस दो तभी अपनी कंट्री में आने देंगे, काम करने देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, ये ध्यान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री भी किसके अंदर आ गया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आ गया। तो ये चीजें रहेंगी अगर केस स्टडी के अंदर, तो समझ जाओगे आप पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इससे बाहर कुछ नहीं है। लीगल के अंदर एनी एक्ट, स्टैट्यूट, लेजिस्लेचर, कोर्ट का जजमेंट, कोई भी एक्ट, ध्यान रखना, कोई भी एक्ट, administrative order issued by the government, decision making by government at every level, center, state, local, making any order compulsory, कोर्ट ने किसी ऑर्डर को कंपलसरी कर दिया, कोर्ट ऑर्डर एक्ट हो गया, वो आपका आएगा क्लास लीगल। टेक्नोलॉजिकल बहुत आसान है, सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो, सोशल नहीं टेक्नोलॉजिकल होगा। चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन, न्यू मशीनरी, न्यू इक्विपमेंट, न्यू मेथड ऑफ वर्किंग इंप्रूवमेंट, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशंस, न्यू टेक्निक एंड मेथड ऑफ ऑपरेशन इन बिजनेस। तो ये किसके अंदर क्लास आएगा, आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर।
अब प्लानिंग की अगर हम बात करें तो प्लानिंग से कैसे कैसे केस स्टडी पूछा जा सकता है। पहले आप पहचानना पड़ेगा कि ये प्लानिंग फंक्शन है। तो जब भी बोलता है ना क्लास टाइप्स ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, समझ जाना प्लानिंग है। लिमिटेशन ऑफ द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो टाइप और लिमिटेशन प्लानिंग के अंदर ही है। बेस फॉर कंट्रोलिंग, टाइम और कॉस्ट लगता है। इंटेलिजेंस और मेंटल एक्सरसाइज है। बहुत सारे फॉरकास्टिंग अजम्पशंस लेने पड़ते हैं। प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है ना, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। नो अदर फंक्शन कैन बी स्टार्ट विदाउट इट, प्लानिंग के बिना कोई और फंक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते। प्राइमरी फंक्शन है। तो जब ये सारी बातें लिखी रहेंगी केस स्टडी के अंदर तो समझ जाना कि ये प्लानिंग है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, क्लास ये प्लानिंग की एक लिमिटेशन है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, ये आप कैसे पहचानोगे? इसके लिए क्वेश्चन बोलेगा प्लान अगर पहले सही से इंप्लीमेंट हो गया और सक्सेसफुल हो गया है तो जरूरी नहीं कि प्लान आगे भी सही से इंप्लीमेंट होगा। कोई मेरा पैंतरा पहले काम कर गया, जरूरी नहीं कि इस साल भी काम करेगा। और रिड्यूसिंग क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? प्लानिंग के अंदर हम एम्प्लॉय को बोलते हैं भैया तुम्हें आंख बंद करके जो बोला गया वही काम करना, अपनी बुद्धि मत लगाना, कोई सजेशन मत देना। तो इसका मतलब क्या है? प्लानिंग क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है क्रिएटिविटी को। तो इस तरीके से आपको केस स्टडीज पूछा जा सकता है। अगर हम सिंगल यूज प्लान की बात करें, वन टाइम यूज, एवरी टाइम अ न्यू प्लान इज प्रिपेयर्ड। और स्टैंडिंग प्लान मतलब वंस मेड यूज फॉर मेनी ईयर्स, मल्टीपल टाइम चलता रहेगा। अच्छा, अब तुम्हें टाइप्स ऑफ प्लान में एक केस स्टडी दे देगा और बोलेगा पहचानो ये कौन सा टाइप ऑफ प्लान है। तो ऑब्जेक्टिव तुम कैसे पहचानोगे? पहली बात, ऑब्जेक्टिव ना ही सिंगल यूज प्लान है ना ही स्टैंडिंग प्लान है। ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट है ऑफ एवरी एक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव और गोल न्यूमेरिकल फॉर्म में कि हम 10% से सेल इंक्रीज करना चाहते हैं, हम 20 करोड़ से सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, हम 20% मार्केट शेयर को कैप्चर करना चाहते हैं। तो ऐसी चीज़ें जब रखी लगेगी नंबर में तो समझ जाना वो गोल है। गोल स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लास मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। दूसरी बात, ऑल अदर एक्टिविटी आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स, यानी कि अगर आपने गोल बनाया सारी एक्टिविटी उसी गोल के पीछे चली जाएगी। गोल अच्छा है तो सारी एक्टिविटी अच्छी होंगी, गोल खराब है सारी एक्टिविटी खराब होगी। रिटर्न स्टेटमेंट है डिजायर रिजल्ट का कि आप क्या रिजल्ट पाना चाहते हो। स्ट्रेटजी ना ही सिंगल यूज है ना ही स्टैंडिंग है। स्ट्रेटजी क्या है क्लास? कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। इसके अंदर हम डिसाइड करते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, रिसोर्सेज का एलोकेशन, नया प्रोडक्ट लॉन्च करे या ना करे, करे तो कैसे करे। और पॉलिसीज बेसिकली स्टैंडिंग प्लान है। पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन ऑन वे, इसके बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ क्लास। हमारी कंपनी 20% जॉब जो है महिलाओं को देगी, 20% जॉब पिछड़े लोगों को देगी क्लास। और हम लोग 60% से ऊपर वाले बच्चों को ही अपने कॉलेज में एडमिशन लेंगे, 90% से ऊपर वाले बच्चों को एडमिशन लेंगे, उधार देंगे, तो सिर्फ 30 दिन के लिए देंगे। ये सब क्या है क्लास? ये हमारी पॉलिसी है। प्रोसीजर क्या है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप, ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप, सीक्वेंस ऑफ स्टेप, स्टेप 1 स्टेप 2, ये प्रोसीजर है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है, एग्जैक्ट मैनर, काम कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है इसका, स्टेप बाय स्टेप है, तो समझ जाना वो प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। रूल्स की बात करें तो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं, स्पेसिफाई करता है क्या डूज और डोंट, क्या करना है क्या नहीं करना, और रूल्स को फॉलो नहीं करोगे पेनल्टी लगाई जाएगी। और रूल सबके लिए सेम होता है, सबके लिए समान होता है। मेथड, फॉर्मलाइज वे फॉर डूइंग अ जॉब, जब भी लिखा रहेगा कि अलग अलग मेथड से काम करेंगे और एक ही मेथड को कंपलसरी कर देंगे, तो ये क्या है? वही मेथड है, किससे काम करना है। मेथड से सबसे अच्छा क्या होता है क्लास? ब्रिंग क्लैरिटी इन द माइंड ऑफ वर्कर हाउ टू डू वर्क। आपको पता है इसी मेथड से करना है। मैं टीचर हूँ, आपको इन्हें सिखा दिया भाई यही वाला मेथड है, इसको ही फॉलो करना है, बस आपको पता है अच्छे से, कोई कन्फ्यूजन नहीं, आपको उसी मेथड को फॉलो करना है। दिस इज कॉल्ड मेथड। यूनिफॉर्मिटी हो गया, सारे वर्कर उसी तरीके से काम करेंगे तो काम जो स्टैंडर्डाइजेशन वो मेंटेन होगा और सिस्टमेटिक तरीके से काम चलेगा। ये स्टैंडिंग प्लान था। प्रोग्राम, जो प्रोग्राम है वो सिंगल यूज प्लान है। प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, पॉलिसी, रूल सब कुछ आता है क्लास, उसको बोलते हैं प्रोग्राम। कोई भी नया ब्रांच सेट करें या ना करें तो एक प्रोग्राम हो गया, ठीक है। बजट की बात करें तो बजट क्या है? नंबर में आता है। सेल्स बजट कितना है, एक्सपेंस बजट कितना है, परचेज बजट कितना है, एडवर्टाइजमेंट कराना है तो उसका बजट कितना है। जैसे आप दुकान पे जाए, दुकानदार पूछता है ना भैया आपको ये साड़ी खरीदनी है तो इसका बजट कितना है, ये जीन्स खरीदनी है इसका बजट कितना है। तो कंट्रोलिंग डिवाइस फ्रॉम विच डेविएशंस आर टेकन केयर ऑफ और प्रोवाइड स्टैंडर्ड एक्सेप्ट स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो बेसिकली न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है सेल्स बजट, परचेज बजट, एडवर्टाइजमेंट बजट, हर एक काम का बजट। ऑर्गेनाइजिंग 12 चैप्टर तक चलना है क्लास, तो एंड तक देखना, कुछ बीच में स्किप मत करना, क्योंकि मैं हर एक चीज़ इसके अंदर बता रहा हूँ, कुछ छोड़ नहीं रहा। मैं चाहता हर एक चैप्टर से 2-2 3-3 पॉइंट लेके क्लास मैं बता देता, 10 मिनट में वीडियो बन जाती, बट सोचो 10 मिनट में कहाँ कवर होगा। मैं इतने फास्ट फास्ट बोलता हूँ, सब कुछ करा रहा हूँ, तब भी देखो कहीं पे टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। तो आप प्लीज़ एंड तक हिम्मत बांध के पढ़ते रहो, ये भी इसलिए बोलता हूँ ताकि आप एंड तक टिको। ऑर्गेनाइजिंग तुम पहचानो कैसे? जहाँ पे डिपार्टमेंट बनाया जा रहा होगा, जहाँ पे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाई जा रही होगी, जहाँ पे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होगी, जहाँ पे वर्क काम का डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन होगा, वो ऑर्गेनाइजिंग है। तो फ्रेम विद इन विच मैनेजरल एंड ऑपरेटिव टास्क आर परफॉर्म, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। क्या है क्लास? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। वो दो होते हैं, फंक्शनल और डिविजनल। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी एक्टिवली मैनेज बाय सुपीरियर, उसको क्या बोलते हैं? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब फंक्शनल और डिविजनल दो स्ट्रक्चर होते हैं।
होते हैं, कैसे पहचानोगे? जहाँ पे क्लास काम के अकॉर्डिंग बांटा जाए, जहाँ पे स्पेशलाइजेशन है हर एक फंक्शन में, सिमिलर जॉब को एक जैसी जगह डाल देते हैं, यूनी प्रोडक्ट हो गया, सिंगल प्रोडक्ट हो गया, वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट हो गया, तो ये फंक्शनल है। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, ध्यान रखना क्लास, फंक्शनल के अंदर ऑक्यूपेशन स्पेशलाइजेशन होता है। कहाँ पे होता है ऑक्यूपेशन स्पेशलाइजेशन? फंक्शनल के अंदर। आप मॉक टेस्ट बनाओगे ना तो इससे बहुत हेल्प मिलेगा आपको। एसपीसीसी ऐप पे 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन आ चुका है, जाके देखना, बनाना, इससे ही क्लास आपको पूरा हेल्प मिल जाएगा, वहीं से इंप्रूवमेंट आएगा। बिना मॉक टेस्ट बनाए एक भी बच्चा मत जाना पेपर देने, बहुत बड़ा बिग चेंज आएगा अगर आप मॉक टेस्ट बनाते हो। 3 मॉक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन विद पीडीएफ आंसर, सब कुछ अच्छे से मैंने खुद दे रखा है आपको, खुद मैंने बनाया आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ उसको मॉक टेस्ट को जरूर देना। डिवीजन स्ट्रक्चर, जो डिवीजन स्ट्रक्चर में क्या होता है? प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, जितने प्रोडक्ट उतने डिपार्टमेंट। ये सिंगल प्रोडक्ट के लिए होता है क्लास, ये मल्टी प्रोडक्ट के लिए होता है क्लास। कॉमन प्रोडक्ट के जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, उसका सेल, परचेस, मार्केटिंग सब एक डिपार्टमेंट में, तो इसके अंदर न्यू लाइन प्रोडक्ट ऐड करना बड़ा आसान हो जाता है। कोई भी नया लाइन का प्रोडक्ट आसानी से इसके अंदर ऐड कर सकते हो। यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है, या फंक्शन स्पेशलाइजेशन, या ऑक्यूपेशन स्पेशलाइजेशन है। मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन एडिंग मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट आसानी से ऐड कर सकते हैं। ये एक्सपेंसिव है, वो सस्ता है, और ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग टू एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन उनके लिए आसान है। 4 प्रोडक्ट था, एक और प्रोडक्ट आ गया, 5वां प्रोडक्ट। एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में कोई छेड़खानी नहीं, एक और लाना है, उनसे कोई छेड़खानी नहीं, तो नए नए प्रोडक्ट आसानी से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, एक ही प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्शन, सेल, सब कुछ एक डिपार्टमेंट में नहीं, अलग अलग है। प्रोडक्शन अलग कर रहा है, सेल अलग कर रहा है। कोई नया प्रोडक्ट आएगा मार्केट में, उसका प्रोडक्शन भी अलग होगा, सेल भी अलग होगा, सारे डिपार्टमेंट छिड़ेंगे, यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट पे हाथ नहीं लगेगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है क्लास? ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे सिर्फ काम की बात होती है। ये स्केलर चेन को फॉलो कर सकता है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है गोल को अचीव करना। इसमें क्लास फंक्शनल और डिवीजन स्ट्रक्चर दोनों आता है, और ये इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बाय द मैनेजर। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली अपना आप बन जाता है फॉर्मल के साथ। ये नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन एंड सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉयज है, डज नॉट फॉलो स्केलर चेन, स्केलर चेन को फॉलो नहीं करता। इंक्लूड ऑल रिक्रिएशनल एक्टिविटी, ये भी एक केस स्टडी में लिखा गया था, इट इंक्लूड्स ऑल रिक्रिएशनल एक्टिविटी, तो समझ जाना क्लास वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। गपसप है, यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, टेंशन फ्री रखा जाता है क्लास, ताकि एम्प्लॉयज एक्टिव होकर अच्छे से काम करे, वो अगले दिन कंपनी में आए भी। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पूछता है विच कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो कॉन्सेप्ट में कोऑर्डिनेशन, डेलीगेशन, कोऑर्डिनेशन क्लास आप मैनेजमेंट का छठा फंक्शन भी कह सकते हो आप, ठीक है, एसेंस है। लेकिन कौन सा कॉन्सेप्ट है? यहाँ पे काम को बांटने की बात हो रही है। तो जब शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर सबॉर्डिनेट, इमीडिएट सुपीरियर सबॉर्डिनेट, तो समझ जाना क्लास ये क्या हो गया? डेलीगेशन हो गया। इंक्लूड्स 2 लेवल, यहाँ पे 2 लोग होते हैं क्लास, अथॉरिटी 2 लोगों में बांटी जाती है, और इसका मेन पर्पज होता है वर्कलोड को कम करना। जहाँ वर्कलोड ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो काम को नीचे लेवल पे बांट रहा है, तो डेलीगेशन है, वर्कलोड को कम करना, और ये रूटीन एक्टिविटी बार बार चलता रहता है। डिसेंट्रलाइजेशन क्लास इन्वॉल्व ऑल लेवल, सारे लेवल का होता है, इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल, जो टॉप लेवल मैनेजर द्वारा किया जाता है। ये टॉप लेवल मैनेजर है, कुछ पावर अपने हाथ में रखता है, बाकी सबको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पावर बांट देता है। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। और मेन पर्पज क्या होता है? हर किसी का इन्वॉल्वमेंट लेके आना। डिसेंट्रलाइजेशन का मेन पर्पज वर्कलोड कम करना नहीं है कि हम सब मिलके काम करें, ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी का इंटरेस्ट हो। अलाउ फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस एंड इंडिपेंडेंट डिसीजंस मेकिंग एट एवरी लेवल। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस है, यहाँ पे थोड़ा फ्रीडम ज़्यादा है, और यहाँ पे फ्रीडम कम होता है कि आपके ऊपर बैठा हुआ है, आपके ऊपर नज़र रखने के लिए यहाँ 2 लोग होते हैं। यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, अथॉरिटी जो है वो कई लोगों को बट जाता है, ठीक है। और ऑटोनॉमी, बिलीफ इन सबॉर्डिनेट, सिस्टमैटिक डिस्पर्सल, ऐसा लिखा रहेगा, सिस्टमैटिक डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल, समझ जाए ना, डिसेंट्रलाइजेशन है। और इसका इंपॉर्टेंस 100% पेपर में आएगा, डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन का, आपको पहचानना है पहले और फिर उसका इंपॉर्टेंस लिखना है, ये पक्का आएगा, इसको करके जाना। स्टाफिंग की बात करें, एक तो ह्यूमन एलिमेंट है सबसे पहली बात। फंक्शन विच मेक श्योर योर एसेट वॉक आउट एंड कम बैक नेक्स्ट डे हैप्पीली एंड सेटिस्फाई, कि तुम्हारे जो एसेट हैं, एम्प्लॉय आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन से जाएं छोड़ के, तो खुशी खुशी वापस आएं, इस बात को इंश्योर करने का काम स्टाफिंग का है। जेनरिक फंक्शन, ध्यान रखना, स्टाफिंग कैसा फंक्शन है? इट इज़ द जेनरिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यही सारी चीज़ें जो केस स्टडी के अंदर देखने को मिलती हैं, और जिसको देख के क्लास आपको पहचानना होता है, इसे बोलते हैं क्लूवर्ड्स या कीवर्ड्स। स्टाफिंग और एचआरएम की बात करें, स्टाफिंग इट इज़ यूज इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है। एचआरएम जो है, दिस कॉन्सेप्ट इज फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर परफॉर्मिंग स्टाफिंग फंक्शन। और ये स्टाफिंग छोटा है, ये एचआरएम का पार्ट है। ध्यान रखना क्लास, स्टाफिंग छोटा है, एचआरएम बड़ा है। एचआरएम सारी चीज़ें ले लेता है एम्प्लॉयज से रिलेटेड, और स्टाफिंग थोड़ा छोटा है, और एचआरएम थोड़ा एक ब्रॉड और वाइडर कॉन्सेप्ट है, बस ज़्यादा कुछ इससे आएगा नहीं। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है?
प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, जहां बोलेगा ना सर्चिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, रिक्रूटमेंट, चूजिंग द मोस्ट प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, चूज करना, सर्च करना, रिक्रूटमेंट, चूज करना, सिलेक्शन। यहाँ पे इनवाइट करते हैं एप्लीकेशन को, इंड्यूस करते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जॉब के लिए अप्लाई करें, ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है। जबकि सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, स्ट्रीमलाइन द एट्रीब्यूट्स ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट। तो यहाँ पे क्लास चेक करते हैं अलग अलग कैंडिडेट के, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस से ही हम चूज कर पाते हैं एक बेस्ट कैंडिडेट को। तो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बोलेगा सिलेक्शन प्रोसेस लिखो, क्वेश्चन घुमा के बोलेगा चूजिंग द मोस्ट प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट के लिए कौन सा प्रोसेस है, तो सिलेक्शन प्रोसेस है और उसको लिखना है। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ट्रेनिंग का मेथड है, हाई लेवल स्किल्स के लिए होता है क्लास, ट्रेनिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर, मास्टर परफॉर्म करेगा, ठीक है, मास्टर परफॉर्म करेगा क्लास सबसे पहले और वर्कर उसको देखेगा, फिर वर्कर परफॉर्म करेगा और मास्टर उसको देखेगा। यूनिफॉर्म पीरियड ऑफ ट्रेनिंग होता है इसके अंदर, सुइटेबल फॉर प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, आयरन वर्कर, इन सब के लिए होता है क्लास, जहाँ पे एक आदमी परफॉर्म करता है, दूसरा देखता है, फिर मैं देखूंगा, मैं सिखाऊंगा, आप परफॉर्म करोगे, फिर आप परफॉर्म करोगे और मैं देखूंगा आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे। वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखना वर्टिकल मूवमेंट मतलब प्रमोशन, इंटरनल में होता है प्रमोशन, ठीक है, और एक्सटर्नल में क्या होता है क्लास, एक्सटर्नल में क्लास बहुत सारी चीजें होती है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर और प्रमोशन आता है, ये दो चीज आती है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। तो वर्टिकल मूवमेंट है तो प्रमोशन है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है तो क्या बोलते हैं क्लास उसको, ट्रांसफर, हॉरिजॉन्टल में ट्रांसफर, वर्टिकल जो है वो क्लास आपका प्रमोशन। इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग सूटेबल फॉर न्यू अपॉइंटमेंट्स, जब नया एम्प्लॉय आता है ना तो उसके लिए क्लास इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग दी जाती है, उसको रूल से फैमिलियर कराने के लिए, रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन से कंपनी में किस तरीके से आके क्विक सेटल डाउन हो जाता है, तो उसके लिए इंडक्शन ट्रेनिंग होता है न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए। इससे जो हेजिटेशन है वो रिमूव हो जाती है, नया एम्प्लॉय फैमिलियर हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, रूल रेगुलेशन से भी एडजस्ट कर जाता है। वेस्टिब्यूल स्कूल पिछली बार पेपर आया था, ट्रेनिंग करते हैं डमी मॉडल पे या डुप्लीकेट मॉडल पे, सूटेबल फॉर डेलिकेट, एक्सपेंसिव एंड हाई टेक मशीनरी, इवन आप कह सकते हो सोफेस्टिकेटेड मशीनरी, जो बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, जहाज है, बड़ी बड़ी मशीनरी है, लाखों करोड़ों की मशीनरी होती हैं, सीधा क्लास वर्कर को बिठा नहीं सकते उस पर, ठीक है, उसको पहले एक डमी मॉडल पे बिठाएंगे, डमी मॉडल पे तैयारी ट्रेनिंग देंगे, तब जाके उसे हाई लेवल पे अच्छे असली मशीन पे बिठाएंगे। दिस इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल स्कूल। डायरेक्टिंग की बात करें, डायरेक्टिंग में क्लास एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, डायरेक्टिंग क्या है क्लास, एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, डायरेक्टिंग एक ह्यूमन एलिमेंट है, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ एक्चुअली वर्क होता है, काम यहाँ पे शुरू एक्चुअली में होता है। मॉनेटरी इंसेंटिव से सेटिस्फेक्शन दिया जाता है लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉय को, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से सेटिस्फेक्शन दिया जाता है टॉप लेवल एम्प्लॉय को। इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉय यानी कि लीडरशिप, एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस करना, इन्फ्लुएंस किसके थ्रू होता है, लीडरशिप, इसके स्टाइल से पूछा जाएगा क्वेश्चन। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क होता है उसे बोलते हैं ग्रेप वाइन, क्या बोलते हैं, ग्रेप वाइन, अंगूर का गुच्छा। मोटिवेशन कैसे पचलेगा, मोटिवेशन टॉपिक है, क्रिएटिंग विलिंग टू डू वर्क, आपको क्लास इंड्यूस किया जा रहा है कि आप काम करो। व्हेन एम्प्लॉय लूज इंटरेस्ट, कंपनी में एम्प्लॉय लूज कर रहे हैं इंटरेस्ट को, आप भी पढ़ते पढ़ते डाउन हो जाते हो तो आपको मोटिवेशन मिलता है, तो फिर आप जग जाते हो, फिर आप मेहनत करते हो। इंप्रूविंग इनिशिएटिव लेवल ऑफ एम्प्लॉय, इंड्यूसिंग पीपल टू परफॉर्म बेस्ट, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ये क्लास इंटरनली आता है, जबरदस्ती मोटिवेट हो, धक्का देके कोई किसी को नहीं कह सकता। अराइजिंग नीड एंड डिजायर ऑफ पीपल, और ये मोटिवेशन आपकी नीड और डिजायर पे है, जिसकी वजह से क्लास नीड डिजायर की थियोरी भी बनी हुई है जिसको आपको पढ़ के जाना है। और ये एम्प्लॉय को स्टिमुलेटिंग एम्प्लॉय, तो अगर ये सारे वर्ड लिखे रहते हैं तो ये कौन सा है क्लास, आपका मोटिवेशन है। अब इंसेंटिव से पक्का क्वेश्चन आएगा, पक्का 100%, क्या पहचानो कौन सा इंसेंटिव है, तो रिकॉग्निशन, तो रिकॉग्निशन किसको कहते हैं क्लास, कांग्रेचुलेटिंग एम्प्लॉय, डिस्प्ले ऑन नोटिस बोर्ड, न्यूज़लेटर में डालना क्लास, स्कूल के भी स्कूल के प्रोस्पेक्टस वगैरह में बच्चों का नाम डालना, टीचर का नाम डालना, गिविंग अवार्ड, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट देना, रिवॉर्डिंग फॉर गुड सजेशन, मेडल पहनाना, ट्रॉफी देना क्लास, कोई शर्ट देना उनको, गिविंग क्लास मोमेंटोज या ट्रॉफीज देना, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, रिकॉग्निशन के अंदर। और एम्प्लॉय को शेयर्स देना लो प्राइस पे, इसको बोलते हैं ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। शेयर्स देना क्या होता है, को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। स्टेटस क्या होगा, जब आपकी रैंक, जब आपकी अथॉरिटी, जब आपकी एक पोजीशन बन जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, रैंक, ठीक है। तो ये जो रेगुलेशन है नॉन मॉनेटरी है, ये मॉनेटरी है, स्टेटस क्या है, नॉन मॉनेटरी। लीडरशिप, इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स, देखना लीडरशिप बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, मेंटेनिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉय टू द वॉलंटरी परफॉर्म, अपनी इच्छा से परफॉर्म करेंगे, वर्किंग विद कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, तो ये चीज किसके अंदर आती है, ये चीज लीडरशिप से बनाई जा सकती है। तो एक लीडर अपने ग्रुप के मेंबर को, अपने फॉलोअर्स को इंड्यूस करते ताकि वो काम अच्छे से करे। अलग अलग स्टाइल है लीडरशिप का, सबसे पहला ऑटोक्रेटिक स्टाइल, डायरेक्टर, नो सजेशन टेकन फ्रॉम द फॉलोअर्स, प्लेसिंग ऑर्डर्स ओनली। ध्यान रखना क्लास, ऑटोक्रेटिक के अंदर होता क्या है, आपको कैसे केस स्टडी देगा कि बॉस ने कुछ ऑर्डर दिया,
कुछ उनको पूछने की जरूरत नहीं, उनसे कोई सजेशन नहीं लेना, ना कोई इनिशिएटिव, आप बस काम करते रहो, ब्लाइंड फॉलोअर की तरह काम करते चलो। ये उसके लिए होता है जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनसे बोला तुम दिमाग मत लगाओ। डेमोक्रेटिक के अंदर सबसे मिलजुल के सजेशन लिया था, सबसे बेस्ट है। इनिशिएटिव लेवल एम्प्लॉय का बहुत हाई होता है, यहाँ पे सबसे मिलजुल के बैठ के लीडर जो है अपने फॉलोअर्स के साथ बैठ के सलाह लेता है। फ्री रेन या लेजर्स फ्री लीडरशिप, इसके अंदर क्या होता है क्लास, जो लीडर है वो हट जाता है, कहता भैया तुम सारा का सारा काम करो, बहुत इमरजेंसी हो तो मेरे पास आना, अदरवाइज मुझे तुम्हें पूरा भरोसा है, तुम आराम से काम करो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई रहते हैं एम्प्लॉय, और इमरजेंसी केस में ही क्लास सुपीरियर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, यानी जो लीडर है वो इमरजेंसी केस में कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, अदरवाइज वो कहता है तुम्हें भरोसा है, तुम काम करते चलो, वो काम करते करते सीख भी जाते हैं। कंट्रोलिंग पार्ट ए का आखिरी चैप्टर। कंट्रोलिंग के अंदर तुम कैसे पहचानोगे कंट्रोलिंग फंक्शन है। कुछ गलती हो रही होगी, कुछ नुकसान हो रहा होगा, कंपनी घाटे में जा रही है, प्रोडक्ट की डिमांड कम आ रही है, सेल्स डाउन जा रहा है, कंपनी के पैसे चोरी हो रहे हैं। फिर कंपनी कोई एक बंदा आएगा, कोई एक बंदे को अपॉइंट किया जाएगा जो देखेगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, फिर उसका रीजन फाइंड आउट करेगा, फिर उसे ठीक करने की कोशिश करेगा। जब ये चीज़ें आती हैं, इसी को तो कंट्रोलिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इंश्योर वर्क एज पर प्लान, कंप्लीट इवेंट टू कंफर्म द प्लान, एक्चुअल आउटपुट नॉट एज पर द स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है, टारगेट ड्यू टू लैक ऑफ कंट्रोलिंग, कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल और स्टैंडर्ड। तो ये चीज़ें जब आती है ना, समझ जाना है कंट्रोलिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पे वही मैंने बताया, कुछ मिस्टेक होगा, लॉस होगा, उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक करेंगे। तो ये कौन सा फंक्शन है, कंट्रोलिंग फंक्शन। इससे पक्का क्वेश्चन क्लास आएगा आपका एनालाइजिंग डेविएशन से, सीपीसी और एमबी। सीपीसी कहता है कि आपको क्रिटिकल पॉइंट को पहले ध्यान देना है जिससे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है, ये कहता है सीपीसी। अगर 2% का लेबर कॉस्ट बढ़ गया तो वो ज़्यादा खतरनाक है, 5% का अगर क्लास मान लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है वो कम खतरनाक है। घर में टूथपेस्ट महंगा हो गया, खाने पीने का राशन महंगा हो गया, 1 रुपये 2 रुपये, तो भी तुम्हें नुकसान होगा। पेट्रोल 1 रुपये महंगा होता है, लोग हड़ताल पे चले जाते हैं। प्याज 2 रुपये महंगा होता है, लोग हड़ताल पे चले जाते हैं। लेकिन हवाई यात्रा अगर 1000 रुपये महंगी भी होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी अगर 5000 रुपये महंगी भी होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 2 रुपये में इतना फर्क क्यों पड़ता है, क्योंकि 2 रुपये रेगुलर है, बार बार खर्च किया आता है। गाड़ी बार बार नहीं खरीदते, एक बार महंगा है ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लास जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना क्लास, वो आपको ये नहीं देखना। आप क्वेश्चन बोलेगा 2% ये बढ़ गया, 5% ये बढ़ेगा, कौन सा सीरियस है, 2% वाला सीरियस है, हमेशा नहीं। लेकिन अगर वो 2% वाला की रीजन एरिया जिससे होल ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा और रॉ मटेरियल का कॉस्ट है तो वो ज़्यादा सीरियस है, उसको बोलते हैं सीपीसी। तो इसमें गिविंग मोर अटेंशन टू एक्टिविटी एंड डिपार्टमेंट विच आर मोर इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल वेयर नॉन क्रिटिकल एरिया कैन बी इग्नोर। ये कहते हैं नॉन क्रिटिकल एरिया को इग्नोर कर सकते हैं जो की रीजन एरिया है वो होल ऑर्गेनाइजेशन में इम्पैक्ट डालेगा। जब भी क्वेश्चन बोलेगा एक रेंज ऑफ डेविएशन शुड बी अलाउड, प्रोडक्शन करना है 100 यूनिट का, 10 का रेंज कम भी हो सकता है, 10 का रेंज ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर इस रेंज की बात की जा रही है, इससे बाहर गया अगर और कम प्रोडक्शन और ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ तो हम टॉप लेवल मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेंगे। मतलब यहाँ तक पापा कहते हैं भैया 70 से 80 नंबर लेके आना, 70 से 80 ठीक है, 70 से कम आए तो क्लब पिटाई होगी, उसी तरीके से ही। लेकिन यहाँ पे एमबी कहता है रेंज ऑफ डेविएशन शुड बी अलाउड, उसके बाद उस लिमिट से आगे चला गया तो क्लास हम क्या करेंगे, टॉप लेवल को शिकायत करेंगे। अच्छा अगर कम हो गया तो सर दिक्कत है, आगे आ गया तो क्या दिक्कत है, 100 सोचा था घर वालों ने 90 लाने के लिए 95 ले आए तो क्या दिक्कत है। इसका मतलब आपने टारगेट गलत सेट किया था, यानी जो आपने शुरू में स्टैंडर्ड सेट किया था ना वो गलत किया था, आप ज़्यादा लाने वाले बच्चे हो, आपने गलती से अपना टारगेट कम ले लिया था, तो उसको ठीक करेंगे। फिर प्लानिंग इज पर्सपेक्टिव वेर इज कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव। प्लानिंग क्लास मेंटल एक्सरसाइज है, पर्सपेक्टिव है, और कंट्रोलिंग क्या है क्लास, इवेल्युएटिव है, यानी कि क्लास कंट्रोलिंग मेजर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को, स्टैंडर्ड से कंपेयर करेगा, डेविएशन निकालेगा, उसको ठीक करेगा। दिस इज कॉल्ड ऑल अबाउट कंट्रोलिंग। नाउ मूव टू क्लास फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब हम पार्ट 2 पे आते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोडक्शन, इसके जितने भी क्लास केस स्टडीज है उसको बनाने की कोशिश करते हैं। 3 डिसीजन है इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन में, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। हाउ मच अमाउंट इज टू बी इन्वेस्टेड, हाउ मच अमाउंट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स एंड हाउ मच अमाउंट इज टू बी बोरोड फ्रॉम डेट फंड और क्लास इक्विटी फंड। इक्विटी से कितना रेज करना है पैसा, डेट से कितना रेज करना है पैसा, इस चीज को स्टडी करते हैं हम लोग अलग अलग डिसीजन के अंदर। उस डिसीजन को बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आप पता कैसे करोगे कि ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, और उसके आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग लिखने हैं। पक्की बात है, टॉपिक आना ही आना है, वेदर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा या इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर नए नए ब्रांच को ओपन करने की बात आती है, फिक्स एसेट्स लाइक प्लांट है, मशीन है, ऑफिस बिल्डिंग है, इस पे आप कितना इन्वेस्ट करोगे उसकी बात आती है। फाइनेंसिंग डिसीजन और कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो सोर्स ऑफ कैपिटल,
फंड डेट से उठाना है आपको मार्केट से, या फिर क्लास आपको इक्विटी से। डेट से उठाओगे तो भैया आपको फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इक्विटी से अगर आप पैसा उठाते हो तो ओनरशिप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको। इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स और लोन टू हैव एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल के लिए आप शेयर इशू करोगे, डिबेंचर्स इशू करोगे। चेंज इन रेशियो ऑफ डेट और इक्विटी कैपिटल, या क्लास आएगा आपका फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर। डिविडेंड डिसीजन के अंदर आप ये देखते हो कि अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ फंड्स, कि प्रॉपर तरीके से फंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कितना पैसा पब्लिक को एज डिविडेंड बांटोगे, पार्ट ऑफ प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे और पार्ट ऑफ प्रॉफिट कितना रिटेन करोगे फॉर ग्रोथ पर्पस। अगर आपको ग्रोथ करना है तो पैसे को बचाना पड़ेगा, रिटेन करना पड़ेगा। अगर आपको ग्रोथ का कोई स्कोप नहीं दिख रहा है तो क्लास आप पैसा इजीली बांट सकते हो जनता में। तो जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेजिडुअल और लेफ्ट ओवर प्रॉफिट की बात आई तो वो डिविडेंड डिसीजन होगा। फिर आपको उसके फैक्टर्स, पहले पहचानो कौन सा डिसीजन है, फिर आपको उसका फैक्टर्स अफेक्टिंग लिखना है। फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस। जैसे हमारी बॉडी को चलाने के लिए ब्लड जरूरी है, उसी तरीके से बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस यानी कैपिटल जरूरी है। तो ये इंश्योर करता है कितना पैसा मार्केट में अवेलेबल है, आप कितना पैसा आप उठाओगे और कितना पैसा आपके पास होना चाहिए, ताकि जब जरूरत पड़े तब क्लास आप उस पैसे को इस्तेमाल कर सको। तो फाइनेंशियल प्लानिंग, जब भी ये जैसे आपने प्लानिंग में पढ़ा ना, उसी तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग है। प्लानिंग के अंदर आप नॉर्मली प्लानिंग करते हो गोल को अचीव करने के लिए, यहाँ पे फाइनेंस के रिगार्डिंग प्लानिंग करते हो। तुम्हें कितने पैसों की फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, किस किस सोर्स से पैसा मंगाओगे, एक प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक भी करता है ये। तो इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड वेन एवर रिक्वायर्ड टू मेक श्योर राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल इज अवेलेबल राइट टाइम। सही समय पे सही पैसा हमारे पास हो। डिसीजन दैट रिलेट टू फंड रिक्वायरमेंट बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटम एज वेल एज टाइमिंग। भी उतनी क्वांटिटी भी हमारे पास होनी चाहिए पैसों की, और सही समय पे पैसा होना हमारे पास होना चाहिए। तो ये 4 के 4 पॉइंट जो हैं ये फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो आप कभी भी देखोगे ये 4 पॉइंट है तो फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहा है। क्वेश्चन बोलेगा आइडेंटिफाई करो कौन सा कॉन्सेप्ट है, जी फाइनेंशियल प्लानिंग है, एंड एक्सप्लेन करो उसके बारे में। तो आप एक्सप्लेन कर दोगे। Decision affecting the liquidity and profitability of a business, short term investment decisions और working capital। ध्यान रखना क्लास, ये चीज़ है डिसीजंस अफेक्टिंग लिक्विडिटी ऑफ अ बिजनेस, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन या वर्किंग कैपिटल डिसीजन। डिसीजन अफेक्टिंग फाइनेंशियल रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, तो उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। तो ये इस तरीके से भी केस स्टडी में क्लास पूछा था। जितने भी केस स्टडी मैक्सिमम मैंने देखे हैं, पढ़ा है, वहाँ से क्लास ये पॉइंट्स उठाए गए हैं। फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दो है। मनी मार्केट क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मार्केट फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए होता है मनी मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, जहाँ पे क्लास आप शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट से पैसा उठाते हो। दिस इज कॉल्ड मनी मार्केट। इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो क्लास अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लाइक क्लास कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल मार्केट। मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, मार्केट फॉर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसके लिए होता है आपका कैपिटल मार्केट। और मनी मार्केट क्या होता है क्लास, मतलब फिक्स एसेट खरीदनी है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, उसके लिए आप जाओगे क्लास कैपिटल मार्केट में। लेकिन अगर आपको स्टॉक के लिए, रॉ मटेरियल के लिए पैसा चाहिए तो आप कहाँ जाओगे, मनी मार्केट के अंदर। अगर मैं बात करूँ प्राइमरी मार्केट की, तो ये होता है क्लास न्यू इशू मार्केट, जहाँ पे फर्स्ट टाइम जब कंपनी अपना आईपीओ निकालती है, कंपनी शेयर्स इशू करती है, तो आपको कंपनी से शेयर्स को खरीदना है। इसका मतलब क्लास दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट टू कैपिटल फॉर्मेशन, आप डायरेक्टली इकोनॉमी में भी इन्वेस्टमेंट की तरह कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो। सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज आता है और ये सेकंड हैंड सिक्योरिटीज के लिए होता है। यहाँ पे एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को शेयर बेच रहा है, तो ये सेकेंडरी मार्केट है। और सीधे कंपनी से ले रहे हो तो प्राइमरी मार्केट। यहाँ प्राइस कौन डिसाइड करता है, मैनेजमेंट। यहाँ प्राइस कौन डिसाइड करता है क्लास, स्टॉक मार्केट। डिमांड सप्लाई फैक्टर्स को देखते हुए डीमैट अकाउंट से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कन्वर्जन ऑफ पेपर मटेरियल, जो क्लास डीमैट अकाउंट बेसिकली क्या होता है, मटेरियल। पहले शेयर इशू किए जाते थे तो आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, लेकिन क्लास अब ऐसा नहीं होता। आपका एक अकाउंट खोला जाता है क्लास बैंक में, जिसका नाम है डीमैट अकाउंट। उस अकाउंट को खोल के सारी सिक्योरिटीज़ को उसके अंदर डाला जाता है। जब शेयर खरीदोगे तो डीमैट अकाउंट में शेयर्स आएंगे, शेयर्स बेचोगे डीमैट अकाउंट से शेयर्स चले जाएंगे। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ क्लास कोई भी मैनिपुलेशन हो गया क्लास, यहाँ पे लॉस ऑफ सिक्योरिटी, शेयर सर्टिफिकेट लॉस हो गया, वो सब प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। फिजिकल ट्रांसफर ऑफ बुक एंट्री, आप एक एंट्री पास की जाती है, जैसे बैंक में पैसा जमा करते हो तो बैंक कौन सा आपका पैसा रखती है अपने पास, वो किसी और को लोन दे देती है। बस आपके खाते में लिखा आता है जी हाँ आपका इतना बैलेंस है, रहता है थोड़ी कहीं फिजिकली वो। उसी तरीके से शेयर्स भी क्लास आपके डीमैट अकाउंट के अंदर स्टोर रहते हैं और ये बुक एंट्री एक पास की जाती है डीमैट अकाउंट के अंदर। सेबी की बात करें, ओवरऑल कंट्रोलर है। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक मार्केट में कोई भी घपलेबाजी, धांधलेबाजी, मैनिपुलेशंस नहीं हो सकती ड्यू टू वॉच डॉग। सेबी उसका क्लास रेगुलेटर वॉच डॉग है। जैसे आरबीआई सारे बैंकों के ऊपर कंट्रोल करता है कि कोई भी बैंक अगर कुछ भी ऐसा गलत करे तो क्लास आप सीधा आरबीआई में भी कंप्लेन फाइल कर सकते हो। और इवन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्लास कंट्रोल करता है, सारे बैंकों को कंट्रोल भी करता है, फैसिलिटेट भी करता है। उसी तरीके से जो सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो भी क्या करता है क्लास, कंट्रोल करता है स्टॉक मार्केट पे कि स्टॉक मार्केट में कोई भी ऐसी माल प्रैक्टिसेस की, कुछ गलत किया जिससे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट नुकसान में जा सकता है, तो उसके लिए क्लास सेबी फाइन पेनल्टी लगाता है और बहुत हैवी पेनल्टी होती है सेबी की। सेबी की फंक्शंस
क्या क्या है? 3 फंक्शन है सभी क्लास। सबसे पहला प्रोडक्टिव है, दूसरा है डेवलपमेंट, तीसरा है रेगुलेटरी। प्रोडक्टिव फंक्शन की बात करें, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, इनसाइडर ट्रेडिंग, प्राइस रिगिंग को रोकता है। डेवलपमेंट में स्टॉक मार्केट को डेवलप करता है, ऑनलाइन क्लास चीज़ों को लेके आता है, ऑनलाइन स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अपनी सिक्योरिटीज़ का चेक कर सकते हो सब कुछ। और रेगुलेटरी, रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है, ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर, इनकी क्लास ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से की जाती है, ये सब ध्यान दिया जाता है। तो ये 3 फंक्शन है। घुमा के पूछ सकता है, बताओ ये कौन सा फंक्शन है, और इसके 2-3 पॉइंट और लिखो। 100% क्वेश्चन आना है फंक्शन ऑफ सेबी से, क्योंकि हर साल आता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट रिलेटेड टू मार्केट इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है क्लास, क्रिएट मार्केट ऑफरिंग, यानी कि डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट। जब भी मार्केट ऑफरिंग के बारे में आए तो उसका मतलब क्या है, कौन सा फंक्शन ऑफ मार्केटिंग है? डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट। जब भी SWOT की बात आए, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, तो ये किसके अंदर आया क्लास? SWOT एनालिसिस। ये आता है मार्केट रिसर्च के अंदर, यानी गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इन्फॉर्मेशन। कस्टमर वैल्यू, ऑफरिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट देन योर कॉम्पिटिटर, अपने कॉम्पिटिटर से एक्स्ट्रा बेनिफिट और यूटिलिटी दो, दिस इज कॉल्ड कस्टमर वैल्यू। एक्सचेंज मैकेनिज्म, चेंजिंग गुड्स फॉर अ प्राइस, यानी कि आप सामान ले रहे हो और बदले में पैसा दे रहे हो। मार्केट में हमेशा 2 पार्टी होती हैं क्लास, बायर सेलर, और दोनों का फ्री कंसेंट होना चाहिए सामान को बेचने खरीदने के लिए। और ये एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है कि मैंने आपको पैसे दिए खुशी खुशी, कोई फोर्स नहीं किया आपने, और आपने मुझे सामान दिया खुशी खुशी, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज मैकेनिज्म। 2 पार्टीज का होना जरूरी है, बायर सेलर। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी से क्वेश्चन पक्का आएगा। 5 फिलॉसफीज हैं। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ध्यान रखना, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा होगा, मिनिमम कॉस्ट, सेलिंग लो प्राइस, और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, बहुत क्वांटिटी में बनाओ, सस्ता रखो प्राइस, फेना ही लेना, घड़ी, डिटर्जेंट, ये सब सामान बहुत सस्ता मिलता है। पार्ले जी खूब बिकता है मार्केट के अंदर, इजीली अवेलेबल भी है और प्राइस रेट कम भी है। कुछ सेलर्स का यही प्रेफरेंस रहता है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट सस्ता बनाओ, इजीली अवेलेबल हो। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं भैया हम सस्ता नहीं बनाएंगे, हाई क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत हाई होनी चाहिए, एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोडक्ट में होने चाहिए, क्लास प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट होना चाहिए ताकि लोग खरीदें। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हर कोई ना सस्ता खरीदता है, ना हर कोई हाई क्वालिटी का सामान खरीदता है, तो ऐसा पूरी मार्केट को आप कैप्चर नहीं कर सकते। एक सेल्स कॉन्सेप्ट होता है, किसी भी तरीके से हमें सेल्स निकालनी है, किसी भी तरीके से अग्रेसिव टेक्निक यूज करेंगे, अग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट यूज करेंगे और सेल्स निकालेंगे, किसी भी तरीके से सेल करना है एट एनी कॉस्ट, बाई हुक और क्रुक तुम्हें सेल करनी है, तो ये सेलिंग कॉन्सेप्ट हो गया। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कंज्यूमर किंग होता है क्लास, कंज्यूमर की नीड और वांट को हम आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसे फुलफिल करेंगे। कंज्यूमर जो है मेन मोटो है, सॉरी ये मेन मोटो है। तो मेन मोटो क्या होता है क्लास? कंज्यूमर की नीड को फाइंड आउट करो, उसको सेटिस्फाई करो। सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कंज्यूमर की नीड को फाइंड आउट करो, उसको सॉल्व करो, लेकिन ब्लाइंडली नहीं। कंज्यूमर की नीड जो है सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर कहता है दारू सिगरेट बीड़ी मुझे ही चाहिए, तो आप थोड़ी बना के दे दोगे उसको, समाज भी तो खराब होगा उससे। तो यहाँ पे कंज्यूमर हमारे लिए किंग नहीं बन जाता फिर। तो यहाँ पे हमें सोसाइटी को भी देखना है, जैसे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट यूज करना, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने की बात की जा रही है, रीयूज रिसाइकिल की बात की जा रही है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन को यूज करने की बात की जा रही है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, तो समझ जाना ये सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं लेकिन साथ में सोसाइटी का भी भला कर रहे हैं। अगला है मार्केटिंग मिक्स और एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। 4 मिक्स होता है, PPPP, इसको 4P बोलते हैं। मैं कार्थे ने दिया था क्लास 4P के अकॉर्डिंग क्लास, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स और प्रमोशन मिक्स। प्रोडक्ट से रिगार्डिंग प्रोडक्ट मिक्स, उसके प्राइस से रिगार्डिंग प्राइस मिक्स, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसको, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रिटेलर होंगे, होलसेलर होंगे, एजेंट होंगे, वो सब आ गया। प्लेस मिक्स, और किस तरीके से क्लास उसका प्रमोट करेंगे ताकि सेल्स बढ़े, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन मिक्स। इसके अंदर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट की बात आती है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। जब भी आएगा ना ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, समझ जाना वो प्रोडक्ट मिक्स के अंदर है। प्राइस मिक्स में किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड करें, प्राइस बहुत हाई सेंसिटिव है। कंज्यूमर को तुम कितना ही कुछ बता दो, लास्ट में एक प्राइस ही ऐसा एलिमेंट है जहां से कंज्यूमर हाँ करेगा या ना करेगा। कंज्यूमर्स आर हाईली प्राइस सेंसिटिव, थोड़ा सा प्राइस ऊपर होते ही कंज्यूमर ना कर देगा, थोड़ा प्राइस नीचे होते ही कंज्यूमर हाँ कर देगा। प्लेस मिक्स, कैसे आपका सामान अलग अलग जगह पहुंचेगा। चाय असम में, केरला में, दार्जिलिंग में बनाई जाती है और वहाँ से यहाँ तक चाय पहुँचाई जाती है क्लास, कितने वे ऑफ सिस्टम से, किस अलग अलग तरीके से, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से अलग अलग लोग होते हैं, वो आता है आपका प्लेस मिक्स। यानी कि आप कितने जो आप मतलब इसे कहते हैं मिडिल मैन, कितने मिडिल मैन होंगे बीच में। प्रमोशन मिक्स, दिस एलिमेंट इज यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट एंड क्लास परसुएड कस्टमर टू बाय इट्स प्रोडक्ट। तो ये प्रमोशन मिक्स है, इसके अंदर क्लास बहुत सारे प्रमोशन के एलिमेंट आपको पता है, एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन है, सेल्स प्रमोशन की टेक्निक है इसके अंदर, उसके बाद आपका पर्सनल सेलिंग है, पब्लिक रिलेशनशिप है। पब्लिक रिलेशन को 5th P भी कहते हैं, 5th P पब्लिक रिलेशन, जहाँ पे आपको लगे कि यार कंपनी का नाम खराब हो गया, छवि कंपनी खराब हो गई, तो क्लास कुछ अच्छा निकाल दो, डोनेशन चैरिटी दे दो, कुछ स्कूल्स खोल दो, बच्चों के एडमिशन ले लो, कहीं अलग अलग स्पीच दो, जाके सेमिनार रखो, कॉलेजेस में जाओ स्पीच दो,
यूनिवर्सिटी में जाओ, अपने भाषण दो, टीवी पे आओ, न्यूज़ में आओ, अच्छे काम करो, तो एक छवि अच्छी बन जाएगी। जब आपकी छवि अच्छी बन जाएगी तो सीधी सी बात है क्लास, आपका प्रोडक्ट बिकने लगेगा। अक्षय कुमार की छवि अच्छी बनी हुई है देशभक्ति फिल्म से, तो क्लास उनकी फिल्म निकलती है देशभक्ति के ऊपर, तो वो काफ़ी चलती है, वो टैक्स भी सबसे ज़्यादा देते हैं इंडिया में। एलिमेंट ऑफ प्रमोशन के अंदर, तो प्रमोशन के एलिमेंट 4 है। एडवर्टाइजमेंट इम्पर्सनल, ध्यान रखना एडवर्टाइजमेंट जो है पर्सनल नहीं है, इम्पर्सनल है, और एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर द्वारा किया जाता है और पेड फॉर्म होता है। सेल प्रमोशन शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है, लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म में सेल्स को इंड्यूस करने के लिए, अगर तुरंत सेल्स को बढ़ानी है, दिवाली आ गई सेल्स को बढ़ाना है, गर्मी जा रही है कोल्ड ड्रिंक की सेल्स को बढ़ाना है, वो स्टॉक क्या होगा कोल्ड ड्रिंक का, तो सस्ते में मिल जाता है, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। सेल प्रमोशन टेक्निक, जार फ्री हॉर्लिक्स के साथ, बॉर्नविटा के साथ शेकर फ्री, साबुन से नहाओ सोना निकलेगा उसके अंदर, स्क्रैच कार्ड, ये सब क्या है क्लास, प्रमोशन टेक्निक, सेल प्रमोशन टेक्निक शॉर्ट टर्म सेलिंग के लिए। कोई सोफिस्टिकेटेड मशीन है, कोई क्लास, देखो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट के लिए आप ऐड कर सकते हो, लेकिन जो क्लास कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी है लाइक, तो उसके लिए क्लास आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी कस्टमर के साथ, सबका नीड अलग अलग है। इवन कोई बहुत हैवी मशीन है, कोई बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन की जिसमें स्पेशल अटेंशन चाहिए, जिसमें स्पेशल इंस्टॉलेशन के लिए स्पेशल तरीके से पर्सन टू पर्सन बनाया जाता है, इवन यू कैन से कस्टमाइज प्रोडक्ट, तो उसके लिए क्या होता है क्लास, पर्सनल सेलिंग होता है। और पब्लिक रिलेशन बेसिकली क्या होता है, कंपनी के इमेज इंप्रूव करने के लिए, ब्रिंग बैक द रेपुटेशन, कंपनी की कहीं नाम खराब हो गया तो गुडविल को बढ़ाने के लिए, अपने रेपुटेशन को वापस लाने के लिए क्या होता है, पब्लिक रिलेशन। तो ये सारी चीज़ें पढ़ोगे ना, डेफिनेटली क्लास बहुत हेल्प मिलेगा। ये सारे के सारे जो भी कीवर्ड पूरे सिलेबस है, बहुत बड़ा लग रहा होगा आपको, बड़ा इसलिए है क्लास क्योंकि पूरा सिलेबस है, पूरे साल भर का सिलेबस निचोड़ दिया 1 घंटे की इस वीडियो में। कंज्यूमर प्रोडक्शन आखिरी चैप्टर। अब तुम्हें एक केस स्टडी दे देगा और बोलेगा कौन सा राइट है, कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो राइट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। राइट टू सेफ्टी में यहाँ पे ध्यान रखना कि सप्लाई ऑफ सेफ गुड्स इट इज़ वायलेटेड व्हेन द कंज्यूमर सफर इंजरी, कंज्यूमर को इंजरी हो गई, सिकनेस हो गया कंज्यूमर को, तो इसका मतलब क्या है कि भाई सप्लाई ऑफ एडल्ट्रेट प्रोडक्ट, गलत मिलावट का सामान बेच दिया, एक्सपायरी प्रोडक्ट आपने बेच दिया, झूठ बोल के धोखाधड़ी करके आपने गलत सामान बेचा, या फिर उसकी इच्छा नहीं थी, आपने इन जबरदस्ती उससे क्लास कन्विंस कराया, तो राइट टू सेफ्टी का हनन है, मतलब कहीं ना कहीं क्लास आपको नुकसान पहुंचा है, सीधी सी बात है, फाइनेंशियली इकोनॉमिकली आपको नुकसान पहुंचा है या फिर फिजिकली। राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपका हक है कि आप सारे के सारे इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट का लो सेलर से, सेलर की ये ड्यूटी है कि आपको सारे इन्फॉर्मेशन देगा। Seller or manufacturer must give complete information regarding the content, use of product. It is violated when the complete information is not given. आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी तो कौन सा राइट है आपका, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू चॉइस, दुकानदार ये नहीं बोलेगा भाई ये वाला ले लो, ये वाला बहुत अच्छा है, इस तरीके से नहीं बोलेगा, चॉइस है, आपकी मर्जी है। कंज्यूमर मस्ट अलाउड टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट एंड इंडिपेंडेंटली विथ हिज चॉइस, वॉयलेटेड व्हेन सेल्समैन मार्केटर इंसिस्ट द कंज्यूमर कि आप ये पर्टिकुलर ब्रांड का लो, मुझे इससे मार्जिन ज़्यादा मिलता है तो ये लो, हालांकि ये बात वो बताएगा नहीं आपको तो वो है राइट टू चॉइस। बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पास अधिकार है कि अगर तुम्हारे राइट्स, मतलब तुमको गलत सामान दिया गया या तुमको क्लास वो यूटिलिटी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, तुम सीधा कंप्लेन फाइल कर सकते हो। तुम्हारे पास राइट है, तुम कंप्लेन फाइल कर सकते हो, तो तुम्हारी बात सुनने के लिए कोई ना कोई एजेंसी बैठी होगी, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंप्लेन फाइल कर सकते हो। सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, घर बैठे बैठे क्लास, आप थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर चलाना जानते हो, वेबसाइट पे जाके कंप्लेन फाइल कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड राइट टू हियर, यानी आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। कंज्यूमर हैज राइट टू फाइल अ कंप्लेन, इट इज वॉयलेटेड व्हेन मार्केटर मेक्स नो अरेंजमेंट ऑफ फाइलिंग कंप्लेंट। 1 रुपये के सेंटर फूड भी खरीदोगे तो पीछे कस्टमर केयर का नंबर लिखा रहता है, तो ये कंपनी हमेशा एक सिस्टम रखेगी जहाँ पे कंप्लेन फाइल की। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, कोई शिकायत है ना क्लास, उनके पास एक सिस्टम होगा जहाँ पे आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। कोई लेटर बॉक्स होगा, कोई ईमेल आईडी होगी, कोई ना कोई टोल फ्री नंबर होगा क्लास, कोई ना कोई क्लास वेबसाइट पे क्लास पोर्टल होगा या फिर कोई फॉर्म होगा वेबसाइट पे जहाँ पे आप जाके कंप्लेन फाइल कर सकते हो। अगर ऐसा उसने नहीं किया तो कौन सा राइट का उल्लंघन हो रहा है, राइट टू हियर। सीक रिड्रेसल, सीक रिड्रेसल का मतलब क्या है कि आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। राइट टू हियर में आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, सीक रिड्रेसल में क्लास आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। कंज्यूमर हैज राइट टू गेट कॉम्पनसेशन फॉर द डैमेज ही सफर्ड ड्यू टू रॉन्ग प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसका मतलब क्लास द मेन डिफरेंस बिटवीन द हर्ड एंड रिड्रेसल इज दैट हर्ड इज कंसर्न रिगार्डिंग द फिलिंग कंप्लेन एंड रिड्रेसल फोकस ऑन नेक्स्ट स्टेप। तो रिड्रेसल एक नेक्स्ट स्टेप है, रिजल्ट ऑफ कंप्लेन, कंप्लेन का रिजल्ट आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। मुझे नुकसान हुआ, मुझे मेरी भरपाई करो, दिस इज कॉल्ड रिड्रेसल। मेरी कंप्लेन फाइल करो, दिस इज कॉल्ड हियर्ड। राइट टू एजुकेशन होता है क्लास, राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसा है। राइट टू इन्फॉर्मेशन में हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे। राइट टू एजुकेशन मतलब एज अ कंज्यूमर मुझे एजुकेट करो कि मेरा राइट क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आप तो पढ़े लिखे लोग हो, आपको ये सारा पढ़ाया जा रहा है सिलेबस के अंदर, आपको एजुकेट किया जा रहा है। लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं तो उनके लिए टीवी में ऐड आता है, जागो ग्राहक जागो, आपने टीवी में ऐड देखा होगा। ग्राहक को बचाने के लिए, ग्राहक भगवान समान होता है, उसको बचाने के लिए क्लास कैंपेन चलाए जाते हैं।
न्यूज़पेपर पे, अलग अलग मैगजीन पे शोज़ किए जाते हैं। तो वो क्या है क्लास? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द वेरियस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। व्हाट आर द राइट्स? जनरली एनजीओ गवर्नमेंट एजुकेट कंज्यूमर बाय गिविंग एडवर्टाइजमेंट इन टीवी मैगजीन न्यूज़पेपर, कंडक्ट सेमिनार कॉन्फ्रेंस। ये सबसे क्लास कंज्यूमर को एजुकेट किया जाता है। ये आम जनता सबके लिए होता है, और वो होता है सिर्फ उस प्रोडक्ट के लिए जिस प्रोडक्ट को आप खरीद रहे हो। एट लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर क्लास कंप्लेन फाइल तभी कर पाएगा जब वो कंज्यूमर होगा। मैंने दुकानदार सामान खरीदा, मैं ही कंप्लेन फाइल करूंगा, दुकानदार मेरे बिहाफ में कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता। मैं, मेरे फादर जिनके ऊपर मैं डिपेंडेंट हूँ, या फिर क्लास कोई कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, या बहुत सारे कंज्यूमर के बिहाफ में एक कंज्यूमर, यही कंप्लेन फाइल कर सकता है, दुकानदार नहीं कर सकता। नो कंप्लेन कैन फाइल। बिल नहीं लिया आपने, पक्का बिल नहीं लिया, कैश बिल, कैश मेमो, इनवॉइस आपने प्रॉपर नहीं लिया, तो कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते। नो कंप्लेन कैन बी रजिस्टर्ड इफ गुड्स टेकन फॉर फ्री। फ्री में सामान मिला तो भी कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन फाइल करने के सामान की कीमत 1 करोड़ रुपए तक होनी चाहिए। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो 45 दिन, ध्यान रखना, 45 दिन के अंदर आप स्टेट में जा सकते हो। स्टेट कमीशन में 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ तक के सामान की कंप्लेन आप फाइल कर सकते हो। सेटिस्फाई नहीं हो 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में चले जाना। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट में, नेशनल कमीशन में। नेशनल कमीशन में 10 करोड़ से ज़्यादा के सामान की कीमत कंप्लेन फाइल की जाती है, और आप सेटिस्फाई नहीं हो 30 दिन के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाना। ध्यान रखना, अगर मेरे सामान की कीमत 10 करोड़ से ज़्यादा है, मैं तो ही सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ। मेरे सामान की कीमत 8 करोड़ है तो मैं स्टेट में जाऊँगा, फिर नेशनल में जाऊँगा, फिर आगे नहीं जा सकता। मेरे सामान की कीमत 10 करोड़ 10 लाख है तो मैं पहले नेशनल में जाऊँगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में घुसने के लिए सामान्य कीमत 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, और नेशनल कमीशन में जाने के लिए सामान्य कीमत 10 करोड़ से ज़्यादा। तो पहले आप नेशनल में जाओगे, सेटिस्फाई नहीं हो तो सुप्रीम में जाओगे। लेकिन तुम्हारा सामान 10 करोड़ से कम का है तो तुम्हें नेशनल के डिसीजन से खुश रहना पड़ेगा, तुम सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट तक वही जाता है जो क्लास आपका 10 करोड़ से ज़्यादा का सामान हो। अब मेरा सामान 5 लाख का है तो मैं डिस्ट्रिक्ट में जाऊँगा, सेटिस्फाई नहीं हो तो स्टेट में जाऊँगा, सेटिस्फाई नहीं हो नेशनल में जाऊँगा, अब नेशनल से भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, फिर तो मुझे घर जाना पड़ेगा, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। अगर मेरा सामान 11 करोड़ का है तो मैं नेशनल में जाऊँगा पहले, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला जाऊँगा। समझ रहे बात को? तो आपका सामान की कीमत 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आप नेशनल में जाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाओ। सामान 10 करोड़ से कम का है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकते। तो इसके साथ क्लास हमने पूरा का पूरा जहाँ जहाँ मैक्सिमम केस स्टडी बन सकता है रिवीजन किया। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो, मैं थक गया, मेरा गला बिल्कुल बैठ गया। कंटिन्यू वीडियोस आप देख रहे हो, इको BST कंटिन्यू आ रहा है, अकाउंट तक आता रहेगा। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, आपके साथ टिका रहूँगा एंड तक। मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। लंबी लंबी वीडियोस हैं, इसी को मैं 4 वीडियो बना के डाल सकता था, लेकिन फिर आप ढूंढोगे चारों वीडियोस को, तो मैंने कंपाइल करके एक ही वीडियो बना दी है। प्लीज़ सपोर्ट दिखाना, लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों, मेरे कमेंट करके मुझे बताना। और तुम सच में चाहते हो ना बहुत अच्छा स्कोर करना, प्लीज़ 3 मॉक टेस्ट जरूर बना के जाना क्लास, जो SPCC ऐप पे अवेलेबल है। और साथ में क्लास आप CBSE का सैम्पल पेपर है वो भी बना के जाना अच्छे से, कोई कमी मत पर रखना। छुट्टियाँ प्रॉपर मिली है, मैं हूँ आपके साथ टिल लास्ट डेट तक एग्जामिनेशन के, और आपको अच्छे से प्रिपेयर करा दूंगा। बस सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ, शेयर करो। और SPCC ऐप पे मॉक टेस्ट कंपलसरी है, मस्ट है, बिल्कुल स्किप नहीं करना एट एनी कॉस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।